लाइफ का मतलब है जीवन, प्रोसेस का मतलब है प्रक्रिया। यानी जीवन के दौरान होने वाली बहुत सारी घटनाओं, यानी हमारे शरीर से संबंधित आंतरिक शरीर के अंदर जो सारी घटनाएं चल रही है, उसके पूरे के पूरे प्रोसेस के अध्ययन को लाइफ प्रोसेस कहते हैं। हमारे जब हम एक एनिमल हो गया, एक आदमी हो गया, हम लोग की जिंदगी में क्या, हम लोग एक सांस लेते हैं, हमारा दिल धड़कता है, हम चलते हैं, हम खाते हैं, उसी खाने को हम लोग मलमूत्र या सॉलिड के रूप में हम लोग बाहर निकालते हैं, पसीने के रूप में भी कुछ हमारा वेस्ट बाहर निकलता है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोसेस है जो हमारे लाइफ में प्रतिदिन होते रहता है। हम सोए भी रहते हैं फिर भी हमारा सांस चलते रहता है, हमारा दिल धड़कते रहता है, शरीर में खून चारों तरफ सर्कुलेट होते रहता है, हमारा दिमाग उस वक्त सिर्फ शांत होता है, पर सिर्फ दिमाग सोने वक्त शांत होता है, पर हमारा शरीर जो है निरंतर काम करते रहता है। तो इन्हीं सारे प्रोसेस के बारे में आज हम लोग विस्तार रूप से पढ़ेंगे। तो लाइफ प्रोसेस क्या है? लाइफ प्रोसेस एक स्टडी है। किस चीज का स्टडी? बहुत सारे एक्टिविटीज जो चल रहे हैं हमारे अंदर, हमारे बॉडी को दिन प्रतिदिन ग्रो हो रहा है हमारा बॉडी, खाना खा रहे हैं, तो इन सारी चीजों के प्रोसेस को हम लोग लाइफ प्रोसेस कहते हैं। तो ये रहा हमारा लाइफ प्रोसेस। अब लाइफ प्रोसेस में हमें बहुत सारे टॉपिक के बारे में पढ़ना है कि यही लाइफ प्रोसेस अलग अलग जीव कैसे करते हैं, कैसे अलग अलग जीव जो है यूनिसेलुलर कैसे लाइफ प्रोसेस अपना कंप्लीट करता है, मल्टीसेलुलर कैसे, फिर हम लोग ह्यूमन कैसे कंप्लीट करता है, फिर प्लांट्स कैसे कंप्लीट करता है, इन सारी चीजों के बारे में आज इस वीडियो में हम लोग डील करेंगे। तो सबसे पहले लाइफ प्रोसेस क्या है? एक काम है, मैंने अभी बताया, काम है जो निरंतर हमारे शरीर के अंदर या फिर जितने भी जीव जंतु इस ब्रह्मांड में मौजूद है उनके अंदर जो जीवन की क्रिया जीवन के लिए क्या क्या चाहिए, हमारा शरीर में जो सांस चलते रहना चाहिए, दिल धड़कते रहना चाहिए, शरीर में खून बहना चाहिए, खून उसके बाद से हम जो भी खाना खाते हैं वो पचना चाहिए, यानी ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें उनको करने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए। जैसे हमारा शरीर को हम एक गाड़ी के रूप में ले ले, कार के रूप में ले ले, तो वो कब तक चलेगा? जब तक उसमें फ्यूल रहेगा। कब तक? जब तक उसमें फ्यूल रहेगा। फ्यूल उसको क्या देता है? चलने के लिए एनर्जी। वैसे ही हर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपना लाइफ प्रोसेस मेंटेन करने के लिए एनर्जी यूज करता है, उसी हम लोग कहते हैं न्यूट्रिशन। उस एनर्जी को हम लोग कहते हैं न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन क्या है? एक एनर्जी है जो हर लिविंग बॉडी को उसके लाइफ प्रोसेस लगातार चलते रहे इसके लिए जरूरी है। तो हमारा न्यूट्रिशन कंप्लीट हो गया। अब न्यूट्रिशन हमें मिलेगा कैसे? अब ये एनर्जी हमें मिलेगा कैसे? अगर लाइफ प्रोसेस क्या है, एक रिपीट करना चाहूंगा, लाइफ प्रोसेस क्या है? हमारे शरीर के अंदर चल रही बहुत सारी घटनाएं हैं या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर चल रही घटनाएं हैं। न्यूट्रिशन क्या है? उन सारी जो घटनाएं चल रही है उसे चलते रहने के लिए एक फ्यूल की जरूरत है, उसी फ्यूल का नाम न्यूट्रिशन है। अब न्यूट्रिशन मिलता कैसे? तो ये न्यूट्रिशन मिलता है फूड से, भोजन से। किससे मिलता है? फूड से, भोजन से। अब बहुत प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, कुछ पानी में रहते हैं, कुछ स्थल पे रहते हैं, कुछ पेड़ों पे रहते हैं, कुछ हवा में रहते हैं, यानी बहुत सारे, यानी एक तरीके से माने तो लाखों प्रजातियां है पेड़ पौधों और जानवरों की, लाखों प्रजातियां हैं। इन सभी में ये लाइफ प्रोसेस, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसके अंदर लाइफ प्रोसेस होगा ही। अगर लाइफ प्रोसेस होगा तो बिना न्यूट्रिशन के संभव नहीं है, यानी लाइफ प्रोसेस होगा तो न्यूट्रिशन होगा। न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा? तो फूड से मिलेगा। अब यही हम जानने हैं कि यही जो फूड है, ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म में कैसे फूड मिलता है। यूनिसेलुलर कैसे अपना फूड लेते हैं, मल्टीसेलुलर कैसे अपना फूड लेते हैं, एनिमल्स कैसे लेते हैं, प्लांट्स कैसे लेते हैं, ह्यूमन कैसे लेते हैं, इन सारी चीजों के बारे में अब हम लोग जानेंगे कि अलग अलग जो लिविंग थिंग्स है वो फूड कैसे लेते हैं। लिविंग थिंग्स जो है वो फूड कैसे लेते हैं, फूड का इंपॉर्टेंस। बहुत सारे जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनके अंदर क्या चल रहा है? तो लाइफ का प्रोसेस चल रहा है। लाइफ प्रोसेस के लिए क्या क्या चाहिए? तो भाई लाइफ प्रोसेस लगातार करते रहने के लिए हमें चाहिए न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा? न्यूट्रिशन मिलेगा फूड से। कहाँ से मिलेगा? फूड से। अब यही जो फूड है, एक चार्ट के रूप में देख लीजिए, फूड से हमें मिलेगा न्यूट्रिशन मतलब लाइफ प्रोसेस में।
अब ये फूड कैसे मिलेगा? अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके से फूड लेते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे अमीबा हो गया, वो भोजन को अपनी तरफ आकर्षित करता है। इन सारी चीजों के बारे में कैसे अलग अलग ऑर्गेनिज्म कैसे फूड लेते हैं, अब हम लोग इसके बारे में जानेंगे। क्या है, अब हम लोग जानेंगे कि अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे अपना फूड लेते हैं, कैसे भोजन ग्रहण करते हैं। चलिए, अलग अलग लिविंग थिंग्स फूड कैसे लेते हैं। दरअसल फूड दो तरीके के ऑर्गेनिज्म सभी जानते हैं, यूनिसेलुलर है, एक मल्टी सेलुलर है। एक यूनिसेलुलर है और एक मल्टी सेलुलर है। एक दो प्रकार के हमें लिविंग बॉडीज देखने को मिलता है, एक यूनिसेलुलर और एक मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर और एक मल्टी सेलुलर। तो ऐसा नहीं है कि सारे यूनिसेलुलर एक तरीके से भोजन करते हैं और सारे मल्टी सेलुलर एक तरीके से भोजन करते हैं। दरअसल इन दोनों में भी अलग अलग मतलब अलग अलग भोजन करने की तरीका है। जैसे कुछ यूनिसेलुलर जो है वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, कुछ यूनिसेलुलर दूसरे पे डिपेंड है, कुछ मल्टी सेलुलर अपना भोजन खुद बनाते हैं, कुछ मल्टी सेलुलर दूसरे पे डिपेंड है। तो ऐसे ही अलग अलग ऑर्गेनिज्म है अलग अलग तरीके से भोजन लेते हैं। तो एक बार ये भोजन लेने का जो तरीका है उसका तरीका कितना है, कितने तरीके से भोजन लिया जा सकता है? दो तरीके हैं। चलिए जानते हैं दो तरीके के बारे में विस्तार से। तो हमारा जो दो तरीका है भोजन लेने के लिए, वो हमारा है एक ऑटोट्रॉप्स और दूसरा है हेटेरोट्रॉप्स। अब इनका मैं ये कंसेप्ट नाम से ही क्लियर हो जाएगा। पहला है ऑटोट्रॉप्स, दूसरा है हेटेरोट्रॉप्स। पहला है ऑटोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स। ऐसा नहीं है कि सारे यूनिसेलुलर ऑटोट्रॉप्स है या फिर सारे यूनिसेलुलर हेटेरोट्रॉप्स है, या फिर ऐसा भी नहीं है कि सारे मल्टीसेलुलर ऑटोट्रॉप्स है या सारे मल्टीसेलुलर हेटेरोट्रॉप्स है। दरअसल ये दोनों नहीं है, हर एक यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर इन दोनों में कुछ ऑटोट्रॉप्स है, कुछ हेटेरोट्रॉप्स है, कुछ ऑटोट्रॉप्स है, कुछ हेटेरोट्रॉप्स है। तो ये ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स है क्या? चलिए, ये कॉन्सेप्ट हमारा नाम से क्लियर हो जाएगा। ऑटो मीन्स सेल। ऑटो का सिंपल मतलब है सेल, जैसे ऑटो का मतलब है सेल और ट्रॉप्स का मतलब है न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा? न्यूट्रिशन मिलेगा फूड से। फिर उसी तरह हेटेरो का क्या मतलब है? अदर्स। और फिर ट्रॉप्स का क्या मतलब है? वैसे ही न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा? फूड से। न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा? फूड से। फूड मिलेगा तो न्यूट्रिशन मिलेगा, फूड नहीं न्यूट्रिशन नहीं। तो जो ऑटोट्रॉप्स हैं, ऑटो मतलब हो गया सेल्फ, ट्रॉप्स न्यूट्रिशन, यानी जो सेल्फ अपना न्यूट्रिशन खुद करने में संभव हो, दूसरे पे डिपेंड नहीं हो अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने ग्रोथ के लिए, अपने लाइफ प्रोसेस को चलते रहने के लिए दूसरे पे डिपेंड नहीं है, अपना भोजन खुद बना ले। ऑटोट्रॉप्स, हमें ये कंसेप्ट तो क्लियर है कि ऑटोट्रॉप्स क्या है। फिर से मैं बता दूं, ऑटो सेल्फ ट्रॉप्स न्यूट्रिशन, जो अपना न्यूट्रिशन खुद कर सकता है वो हो गया ऑटोट्रॉप्स। फिर एग्जाम्पल क्या क्या है इनके? तो इसके एग्जाम्पल में आता है वो सारी चीजें जिनके अंदर क्लोरोफिल पाई जाती है। तो क्लोरोफिल क्या है, कैसे काम करता है, ये सब हम जानेंगे। पहले ऑटोट्रॉप्स का एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट्स। ऑटोट्रॉप्स खत्म होने के बाद हम हेटेरोट्रॉप्स का भी टॉपिक कवर कर लेंगे। पहले अब हम ऑटोट्रॉप्स के बारे में विस्तार से समझते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिखा ग्रीन प्लांट्स, मैंने ऐसा क्यों लिखा? मैं सीधा प्लांट्स भी लिख सकता था। प्लांट्स अपना भोजन खुद बनाते हैं। और ग्रीन प्लांट्स इसलिए लिखा क्योंकि सारे प्लांट्स अपना भोजन खुद नहीं बनाते। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वही सिर्फ अपना भोजन बनाते हैं। हमने 9th 8th 7th में एक पौधे के बारे में शायद पढ़ा होगा आप लोगों ने, जिसका नाम है पीचर प्लांट।
पिचर प्लांट, ये तो अपना भोजन खुद नहीं बनाता, ये शिकार करता है, ये कीड़ों का शिकार करता है। पिचर प्लांट, ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल है हेटेरोट्रॉप्स के। तो ऑटोट्रॉप्स में वही प्लांट्स आएंगे जो ग्रीन होंगे। अब ग्रीन प्लांट से क्यों, ये तो समझ में आ गया कि हाँ कुछ प्लांट्स जो है वो अपना भोजन खुद नहीं बनाते, कुछ बनाते, पर ग्रीन प्लांट से क्यों, यही मेन कॉन्सेप्ट है। ग्रीन इसलिए, ग्रीन रहने का कारण यह है क्योंकि उसके अंदर है क्लोरोफिल। ग्रीन रहने का यही कारण है कि उसके अंदर है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल नहीं, ग्रीन नहीं। कोई प्लांट्स ग्रीन नहीं है, क्या कहेंगे, क्या कारण हो सकता है, बताइए आप लोग, कमेंट में बताइए इसके आंसर कि कोई प्लांट्स ग्रीन नहीं है, इसका क्या मतलब। मैं ये बता देता हूँ, आप लोग कमेंट से जरूर बताइएगा इसके बाद। कोई प्लांट्स ग्रीन नहीं है, इसका सिंपल मतलब है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं। क्लोरोफिल रहेगा तो ग्रीन रहेगा, क्लोरोफिल नहीं, ग्रीन नहीं। ये जो पिचर प्लांट के बारे में हमने पढ़ा था वो हेटेरोट्रॉप्स क्यों है, क्योंकि वो ग्रीन नहीं है। ग्रीन नहीं है इसका क्या मतलब है, वो हम समझ। ग्रीन नहीं तो क्लोरोफिल नहीं, ग्रीन नहीं तो क्लोरोफिल नहीं, क्लोरोफिल है तभी ग्रीन है। क्लोरोफिल है इसलिए प्लांट अपना भोजन बना पा रहा है, नहीं तो प्लांट अपना भोजन नहीं बना पा रहा। तो क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोफिल एक हरे रंग का पिगमेंट है जिसका दो काम। पहला काम है प्लांट्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड करना, ये कंसेप्ट हमने कवर कर लिया कि ग्रीन, कि प्लांट्स को ग्रीन कलर देना, प्लांट्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड करना। ग्रीन है तो प्लांट्स है, मतलब ग्रीन है तो प्लांट्स अपना भोजन खुद बनाएगा। और दूसरा है कि यह सनलाइट को ट्रैप करता है। अब सनलाइट क्यों जरूरी है, अगर प्लांट्स ऑटोट्रॉप है तो अपना भोजन खुद बनाएगा, अगर अपना भोजन खुद बनाएगा तो कैसे बनाएगा, तो ये हमने 5वां 6वां 7वां 8वां बचपन से ही पढ़ते आ रहे एक प्रोसेस के बारे में जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस ये प्रोसेस ऐसा है जिससे लगभग सारे बच्चे इसे कवर किया होगा, या अगर नहीं भी किया है तो हम लोग यहाँ पे समझ लेंगे, हम लोग यहाँ पे इसे इस प्रोसेस को समझ लेंगे। चलिए, तो ये जो फोटोसिंथेसिस है, मैंने सबसे पहले पुराना ट्रिक किया, तो मैंने आपको क्लोरोफिल प्लांट्स को ग्रीन कलर देता है और सनलाइट को ट्रैप करता है। क्या ट्रैप करता है, तो सनलाइट को ट्रैप करता है क्लोरोफिल। अब ये सनलाइट ट्रैप कैसे होता है, अब ये चलिए, तो हमने पढ़ा सनलाइट जरूरी क्यों है, तो पहले हम इसी तरह पे आते हैं। तो हमने बचपन से ही पढ़ते हैं या नहीं पढ़े तो मैं बता रहा हूँ, फोटोसिंथेसिस क्या है। तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिससे ग्रीन प्लांट्स अपना भोजन खुद बनाते हैं। क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिससे ग्रीन प्लांट्स अपना भोजन खुद बनाते हैं। अगर हम, क्या मैं ये कहूँ कि जो हेटेरोट्रॉपिक प्लांट है, यानी वैसे प्लांट जो वो अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, क्या वो लाइफ प्रोसेस करेंगे, लाइफ प्रोसेस यानी जो प्लांट्स अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, क्या उनके अंदर फोटोसिंथेसिस होगा? आप इसके बारे में सोचें और वीडियो के अंत में जरूर इसका आंसर कमेंट करें। और ये क्वेश्चन आधारित नहीं है, कोई नया क्वेश्चन है, हमने जो ये कॉन्सेप्ट पढ़ा, ये ग्रीन कलर सनलाइट ट्रैप, इसी पे आधारित है। 2 मिनट सोचें और इसका जवाब जरूर दें। अगले वीडियो में हम लोग इसका अगला चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे तो मैं इसका आंसर दे दूंगा, तब तक आप लोग कमेंट करें। चलिए, तो फोटोसिंथेसिस पहले है क्या, फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिससे ग्रीन प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं। और ग्रीन प्लांट्स अपना भोजन बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, चलिए जानते हैं। तो भोजन बनाने के लिए मेनली 3 चीजें चाहिए, मेनली 3 चीजें चाहिए फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। चलिए आइए जानते हैं वो 3 चीजें क्या है। ये नोट कर ले, ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ग्रीन कलर देता है, सनलाइट ट्रैप करता है। अगला है हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, वो भी डिटेल में। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस डिटेल में। फोटोसिंथेसिस क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिससे ग्रीन प्लांट्स अपना भोजन खुद बनाते हैं। और मैंने आपको क्या क्वेश्चन दिया है कि क्या वो प्लांट्स भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करेंगे जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, तो इसके आंसर आप लोग जरूर दें। चलिए, तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है
जिसमें ग्रीन प्लांट अपना भोजन बनाते हैं। भोजन बनाने के लिए चाहिए 3 चीजें। पहला होना चाहिए सनलाइट। अब ये क्यों होना चाहिए हम लोग ये भी समझेंगे। पहले ये समझ लेते हैं कि क्या क्या चीजें चाहिए। सनलाइट चाहिए और वाटर तो चाहिए ही चाहिए, और फिर CO2 चाहिए। CO2 ही क्यों, ऑक्सीजन क्यों निकालता है, कैसे CO2 को अंदर प्रवेश करता है, कैसे वाटर कहाँ से लेता है, सनलाइट कैसे ट्रैप करता है। मैंने पढ़ा कि सनलाइट कौन ट्रैप करता है। मैंने अभी 5 मिनट पहले बताया कि सनलाइट कौन ट्रैप करता है। सनलाइट ट्रैप करता है क्लोरोफिल। सनलाइट ट्रैप करता है क्लोरोफिल। तो चलिए हम लोग इसी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के बारे में चलते हैं। पहला चीज जरूरत है सनलाइट। मैंने बताया सनलाइट ट्रैप करेगा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ही संबंधित है किस 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 घटना में इसका नाम आ रहा है, तो सनलाइट को ट्रैप करने में। किस घटना में नाम आ रहा है, सनलाइट को ट्रैप करने में। अगला है वाटर। वाटर कैसे लेता है, तो हम लोग ये बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि प्लांट जो है जड़ से, अपने रूट से, प्लांट्स जितने भी प्लांट्स है, ग्रीन प्लांट्स है, वो पानी, या फिर वो प्लांट्स भी जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते, पानी तो चाहिए ही चाहिए। जीवन के लिए पानी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और इससे मैं ये भी बताना चाहूंगा कि पानी बचाएं, सही धरती है वो काफी कम पीने लायक पानी बची। तो ये है पानी। तो पानी जो है प्लांट्स अपने रूट से लेता है। और क्या क्या लेता है रूट से, तो पानी और मिनरल्स लेता है। सनलाइट कैसे लेता है, क्लोरोफिल से लेता है। पानी कैसे लेता है, रूट से लेता है। मिनरल्स कैसे लेता है, रूट से लेता है। अगला है CO2। ये प्रोसेस में थोड़ा डिटेल में समझिए, इससे संबंधित क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो CO2 कैसे लेता है, तो प्लांट जो है, प्लांट्स के लीफ में क्या क्या मौजूद है, तो हमने अभी तक एक चीज पढ़ा जो कि मौजूद था, वो था क्लोरोफिल। काम था सनलाइट को ट्रैप करना। एक और मौजूद है, पिगमेंट और मौजूद है, इसका नाम है स्टोमाटा। इसका क्या नाम है, इसका नाम है स्टोमाटा। इसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है फोटोसिंथेसिस में और प्लांट्स के लाइफ प्रोसेस को मेंटेन करने में। इसका बहुत बड़ा योगदान है। अब स्टोमाटा का क्या योगदान है चलिए जानते हैं। तो पौधे के पत्तियों में भोजन बनता है। पत्तियों में क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल सनलाइट को ट्रैप करता है। तो पत्तियों में जो मौजूद स्टोमाटा है, उसका काम है, सनलाइट को ट्रैप हो गया, वाटर भी ट्रैप हो गया, तो बचा कौन, गैस। गैस में चाहिए CO2। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग सांस लेते हैं तो सिर्फ ऑक्सीजन सांस लेते हैं। प्लांट्स अगर सांस लेता है तो सिर्फ CO2 लेता है। दरअसल जब हम लोग सांस लेते हैं, फिर प्लांट्स, जब हम लोग अपने टॉपिक पे थे कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा ग्रीन प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं। और मैंने आपको इससे पहले ये भी बताया था कि ग्रीन प्लांट्स ही क्यों, प्लांट्स में ग्रीन ही क्यों है, और प्लांट्स में ग्रीन नहीं है तो और क्या वेरिएंट है, ग्रीन है क्या है, ये सारी चीजें हम कवर कर चुके हैं। और फिर भी मैं इस चैप्टर के लास्ट में एक बार शॉर्ट में इसको रिवाइज कर दूंगा। पहले हम जानते हैं फोटोसिंथेसिस क्या है। तो हमें लास्ट टॉपिक तक पढ़ा था कि 3 चीजें जरूरत है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। अगर फोटोसिंथेसिस का एक्सप्लेनेशन, एक डिफिनेशन होना चाहिए, द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर फूड बाय ओन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वाटर एंड CO2। या फिर से, द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय in the presence of sunlight, water and CO2। चलिए, तो अब ये फोटोसिंथेसिस के लिए 3 चीजें चाहिए। सनलाइट, मैंने आपको बताया सनलाइट को ट्रैप करने का किसका काम है, क्लोरोफिल का काम है। याद रखें, सनलाइट को ट्रैप करने का काम है क्लोरोफिल का। क्लोरोफिल का काम है सनलाइट को ट्रैप करना, और क्लोरोफिल है तो ही प्लांट्स ग्रीन है। ये मैं बता चुका हूँ, फिर मैं बता दूं। दूसरा है वाटर। और वाटर कैसे लेता है, वाटर एंड मिनरल्स प्लांट, तो वो लेता है अपने जड़ से, रूट से, अपने जड़ से, रूट से। अब रूट से कैसे लेता है, ऊंचे पेड़ों में पानी कैसे नीचे से ऊपर जाता है, अलग अलग भागों में कैसे जाता है, ये चीजें हम लोग इसी चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे। ये प्लांट्स में कैसे, बड़े बड़े पेड़ों में जो बहुत ऊंचे होते हैं उनमें कैसे पानी नीचे से ऊपर जाता है, अलग अलग भागों तक कैसे फैलता है। तो अभी हम लोग जानेंगे कि वाटर जो है प्लांट रूट से लेता है। इतना ही अभी हमारे जानकारी के लिए काफी है। और तीसरा जो जरूरत है वो है CO2 का।
CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 जो है वो प्लांट्स कैसे लेता है, यानी गैस CO2 एक गैस है, CO2 कैसे लेता है प्लांट्स, तो CO2 प्लांट्स लेता है स्टोमाटा की हेल्प से। अब स्टोमाटा क्या है भाई, तो प्लांट्स का भोजन रहने का स्थान कौन है, बच्चे से पढ़ते हैं, क्या है, लीफ। लीफ में ही भोजन बनता है। लीफ में एक पिगमेंट मौजूद था जो हरा कलर का था, क्या था वो था क्लोरोफिल। और एक और पिगमेंट है जिसका काम क्या, उस पिगमेंट ग्रीन पिगमेंट का काम था कि पहला काम था कि प्लांट्स को ग्रीन रखना, और दूसरा काम था सनलाइट को ट्रैप करना। और इस पिगमेंट जो स्टोमाटा है, इसका काम है, जो हमारा तीसरा जरूरत है इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को पूरा करने के लिए, जो CO2 उसको कैप्चर करना। अब ऐसा तो नहीं है कि प्लांट जब सांस लेगा तो सिर्फ उसके बॉडी में सिर्फ CO2 ही आएगा, ऐसा तो नहीं है कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं। और ये सच नहीं है कि हम लोग जब सांस लेते हैं तो सिर्फ हमारे ऑक्सीजन ही हमारे फेफड़े में आता है, बल्कि जितने गैसों का मिक्सचर है वो सारे दरअसल हमारे फेफड़ों में आता है। ऑक्सीजन जो है उसको एब्जॉर्ब किया जाता है, बाकी को छोड़ दिया जाता है। हमारे लिए जरूरत है ऑक्सीजन, तो हमने उसे एब्जॉर्ब करना है। उसी तरह प्लांट्स के लिए क्या जरूरी है, CO2, तो इसीलिए वो CO2 को एब्जॉर्ब करता है। CO2 को एब्जॉर्ब करने का काम किस का है, तो वो स्टोमाटा है, जिसका काम है CO2 को एब्जॉर्ब करना, CO2 को एब्जॉर्ब करना। तो ये तीन चीजें जो जरूरत है फोटोसिंथेसिस को पूरा करने के लिए, ये हमने पढ़ लिया। अब हम जानेंगे कि कौन कौन से इवेंट होते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान, क्या क्या चलता है, आखिरकार ये काम कैसे करते हैं, शुरुआत कहाँ से होती है, ये सारी चीजें अब हम जानेंगे। पहला जो है वो होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। पहला इवेंट होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी देखिए, एब्जॉर्प्शन बना है एब्जॉर्ब से, और एब्जॉर्ब का काम नाम का हिंदी मीनिंग क्या है, सोखना, ऑफ लाइट एनर्जी। और लाइट एनर्जी कहाँ से आएगा, नॉर्मल सा बात है कि प्लांट से अगर धूप अगर मान लीजिए बाहर है तो लाइट एनर्जी से कहाँ से मिलेगा, बल्ब से तो मिलेगा नहीं, तो उसको लाइट एनर्जी मिलता है कहाँ से, लाइट एनर्जी मिलता है सूरज से। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी सूरज से मिलता है, तो एब्जॉर्ब करता है, कौन करता है, हमने पढ़ रखा है कौन करता है एब्जॉर्ब, क्लोरोफिल करता है एब्जॉर्ब। तो फिर स्टोमाटा क्या एब्जॉर्ब करता है, तो स्टोमाटा एब्जॉर्ब करता है CO2। जो हमारा क्लोरोफिल है वो एब्जॉर्ब करता है सनलाइट। दूसरा जो सनलाइट है, जिसे हम लोग लाइट एनर्जी कहते हैं, उसे बदल दिया जाता है किस फॉर्म में, केमिकल एनर्जी में। हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है, कि मैटर कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड नॉट बी क्रिएटेड बट इट चेंज वन फॉर्म टू अनदर। यही जो चीज है, यही ताल्लुक रखता है एनर्जी से, यानी मैटर और एनर्जी, ना ही इन दोनों को क्रिएट किया जा सकता है और ना ही इनको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ये सिर्फ एक चेंज से दूसरे चेंज में फॉर्म करते हैं, ठीक है। एनर्जी है, खत्म होगा नहीं, नया बनेगा नहीं, तो क्या होगा, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगा। पहले कौन सा फॉर्म था, लाइट एनर्जी, अब किस फॉर्म में चेंज हो गया, केमिकल एनर्जी। अब दूसरा, अब ये नहीं समझ में आया, दूसरे फॉर्मेशन का एग्जांपल बताइए। जैसे पंखा सबसे पहले कौन सा एनर्जी, पंखा शुरुआत किस एनर्जी से होता है, किस एनर्जी से पंखा को एनर्जी देने का काम कौन करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उससे पंखा चलने लगता है, किस फॉर्म में चलने लगता है, मैकेनिकल एनर्जी। तो एनर्जी जो है लाइट एनर्जी, उसने अपना फॉर्म केमिकल एनर्जी के रूप में बदला। तो क्या हुआ इस प्रोसेस के अंदर, क्या हुआ, तो ये जो हमारा CO2 H2O, ये किसका है, कार्बन डाइऑक्साइड का केमिकल नेम है, और ये किसका है, ये ऑक्सीजन का नेम है, O2। CO2 को कौन ऑब्जर्व किया, कौन किया, स्टोमाटा। ये हट गया, बचा H2O। जो H2O को जड़ से खींचता है, यही लाइट एनर्जी
का इस्तेमाल क्या है, लाइट एनर्जी आखिरकार चाहिए, क्यों चाहिए, कुछ ना कुछ काम तो होगा ही। तो दरअसल जो लाइट एनर्जी वो सूरज से खींच रहा है उसका इस्तेमाल वो कर रहा है इसको तोड़ने में, H2O को तोड़ने में। तो H2O जैसा कि हम लोग पढ़ चुके, H2O किस चीज से, H2 और O2 के दो एटम हैं, जो H2O मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाया या फिर एक कंपाउंड बनाया, वही H2O अब ये वापिस से अपने ओरिजिनल शुरुआती फॉर्म जिसको में अलग अलग एटम के रूप में था, H2 के में, H2 में और O2 में, तोड़ दिया। H2 को इस्तेमाल किया भोजन बनाने में, O2 उसके लिए वेस्ट प्रोडक्ट था, रिलीज कर दिया, इसीलिए ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है। दूसरा प्रोसेस का फिर से लाइट एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी जो है केमिकल एनर्जी में अपने आप को चेंज किया, बदलाव किया। लाइट एनर्जी मिलता है सन से। लाइट एनर्जी का काम था कि वह H2O जो जड़ से हमने पानी लिया था, पानी एक मॉलिक्यूल के रूप में था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो एटम के साथ मिलकर बना था, वापिस से इसको तोड़ के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग कर दिया। हाइड्रोजन का काम था हाइड्रोजन रख लिया, ऑक्सीजन बिना मतलब खाता उसका बाहर निकाल दिया। हमारा दूसरा भी कंप्लीट एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी को सोखना और सोखे हुए लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलना, सोखे हुए लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी के फॉर्म में बदलना। उसके बाद जो प्लांट्स जो है अपना भोजन किस रूप में स्टोर करते हैं, ग्लूकोज के रूप में। कैसे, केमिकल के केमिस्ट्री की सहायता से बताइए। तो प्लांट्स में क्या क्या जरूरत था, सनलाइट था, वाटर था। अगर फिजिकल चीज के रूप में, अगर फिजिकल चीज वास्तविक चीजों के रूप में जाने तो दो चीजें थी जिसे अपने हम हाथ पे रख सकते हैं फिर उसे महसूस कर सकते हैं। वो दो चीजें थी H2O और CO2। कहीं जाके इन्हीं दो चीजों से मिलकर ग्लूकोज बना है। कैसे बना है तो देखिए, 6CO2। मैंने 6 क्यों लिखा, तो ये हमारे केमिस्ट्री के अध्यापक बताएंगे कि यहाँ पे 6 क्यों है। 6 होना नहीं चाहिए, मतलब होना चाहिए, पर अगर हम इसे बैलेंस करने चले तो हमें यहाँ पे 6 लग जाएगा। अगर बिना बैलेंस के लिखिए तो ये भी सत्य है। CO2 H2O ये फॉर्म हुआ C6H12O6 में, C6H12O6 में। अगर इसको हम बैलेंस करने चले तो जैसा कि मैंने बताया वह हमारे केमिस्ट्री के अध्यापक बताएंगे 6CO2 12H2। या फिर अगर आपको ये परेशानी हो रहा है तो आप इसे हटा सकते हैं। या चलिए 6CO2 12H2 बदला C6H12O6 में। ये एक रूप है, ये कंपाउंड है, कंपाउंड है। और ये बना क्यों, जरूरत क्या था इसे बनाने की, तो दरअसल प्लांट इसी फॉर्म में अपने भोजन को वह स्टोर करता है। यही फॉर्म है जो प्लांट अब स्टोर करता है। अब हम किसी भी चीजों को, मान लीजिए हमारे पास एक कैसे मैं समझाऊं, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक लड्डू है, ठीक है, हमारे पास एक लड्डू नहीं, बहुत सारे लड्डू है, ठीक है। लड्डू को हम किस रूप में रख सकते हैं, दो रूप में, या तो डब्बा में सीधे रखेंगे या उसे फोड़ के छोटा छोटा टुकड़ा में बांट के भर दें। तो ये जो जरूरत क्या है, अब ये डिपेंड करता है किस रूप में बदलेंगे, ये किस पे डिपेंड करता है कि हमें किस रूप की जरूरत है, किस रूप में उसका जरूरत है, यह डिपेंड करता है। चलिए, तो प्लांट्स को यही चीज किस रूप में चाहिए, ग्लूकोज के रूप में चाहिए। प्लांट्स को एनर्जी किस रूप में चाहिए भाई, ग्लूकोज के रूप में चाहिए। तो ये 3 इवेंट होते हैं हमारे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान। मैंने आपको बताया था कि हम हेटेरोट्रॉप्स को बाद में पढ़ेंगे, तो अब वो समय आ गया है जब हम लोग हेटेरोट्रॉप्स को डील करेंगे। ऑटोट्रॉप्स के बारे में हमने विस्तार में पढ़ा, क्या मतलब है, कैसे होता है, ग्रीन प्लांट्स में ग्रीन क्यों है, ये सारी चीजें मैंने बार बार रिपीट की हैं, आप इन्हें याद रखें। हमारे बोर्ड के पर्पज से भी, कंपटीशन के पर्पज से भी जरूरत है। अब हेटेरो का क्या मतलब है, जैसे ऑटो में ऑटो का मतलब सेल्फ था, इसमें हेटेरो का क्या मतलब है, तो हेटेरो का मतलब है अदर। ट्रॉप्स का मतलब मैंने बता चुका हूँ, न्यूट्रिशन। हेटेरो का मतलब है अदर, सॉरी, हेटेरो का मतलब है यहाँ पे अदर्स।
अदर्स। और ट्रॉप्स का मतलब है यहाँ पे न्यूट्रिशन, जो अपने भोजन के लिए दूसरे पे डिपेंड हो, जो अपना भोजन खुद नहीं बना सकता। मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि सारे प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स हैं, मैंने ऐसा भी नहीं कहा कि सारे एनिमल्स हेटेरोट्रॉप्स हैं। एनिमल्स और प्लांट्स मेनली अगर बात करें ऑटोट्रॉप्स की, ऑटोट्रॉप्स में जो है ना हमारे ग्रीन प्लांट्स आ जाएंगे। वही हेटेरोट्रॉप्स किसे कहेंगे? अपना भोजन खुद नहीं बनाएगा, भोजन के लिए दूसरे पे डिपेंड रहेगा। कौन? तो इसमें आ जाएंगे हम सभी, एनिमल्स, ह्यूमन, वो सारे जीव जंतु आ जाएंगे जो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते, दूसरे पे डिपेंड है। उनके अस्तित्व, उनके जीवन पे हमारा अस्तित्व निर्धारित है। वो खत्म, हम खत्म। वो है कि हाँ अपना भोजन खुद बना लेंगे, पर जो हेटेरोट्रॉप्स है वो तो उसी पे निर्भर है। अगर वो खत्म तो ये भी खत्म। इसीलिए हमें पौधे को बचाना चाहिए। बार बार मैं कहूँ, पौधों और पानी जो नेचुरल रिसोर्स है उसे बचाइए। ज्ञान की बातें होंगी बाद में। हेटेरोट्रॉप्स के बारे में, अदर ट्रॉप्स न्यूट्रिशन, दूसरे पे न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड है, खुद नहीं बना सकता। कैसे? चलिए जानते हैं। अब खुद सोचिए कौन कौन से ऐसे जीव जंतु है जो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते। इसमें इंसान भी आ गए। इंसान कैसे भाई? हम तो अपना भोजन खुद बनाते हैं। ऐसा नहीं, हम भले ही सब्जी को, कच्चे सब्जी को बना के एक अलग रूप दे देते हैं, पर हमने उसे बनाया नहीं है। वो जो कच्चा सब्जी था वो एक प्रोडक्ट था ग्रीन प्लांट्स का, वो फाइनल नहीं था। हमने उस ग्रीन प्लांट्स को, जो ग्रीन प्लांट्स निकले फल को, हमने उसे बनाया नहीं, हमने तो सिर्फ उसे प्रोसेस किया है। उसके बाद नमक मिर्च मसाला डाल के सिर्फ उसका सब्जी बनाया है। हमने उसे उत्पादन नहीं किया, प्रोड्यूस नहीं किया, तो इसीलिए हम लोग हेटेरोट्रॉप्स। और अगला है एनिमल्स। तो हम लोग पहले ही, चाहे वो हर्बीवोरस हो गया या कार्निवोरस, भाई वो हेटेरोट्रॉप्स में आते ही आते हैं। हर्बीवोरस कार्निवोरस क्या है? हर्बीवोरस हम लोग बच्चे से पढ़ते हैं, फिर रिपीट कर दो। हर्बीवोरस वो जीव है जो ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं, जो पेड़ पौधों को खाते हैं, पत्तों को खाते हैं। और वहीं कार्निवोरस कौन सा जीव है? जो मांस मछली खाते हैं। और जो खाते भी किसे हैं? कार्निवोरस किसे खाते हैं? हर्बीवोरस। ओमनीवोरस एक तीसरा प्रजाति है जो दोनों खाता है। जरूरत के हिसाब से, मतलब मान लीजिए सिचुएशन है तो हम खा लेंगे मीट मछली, अगर नहीं संभव है तो ग्रीन प्लांट्स। तो ऐसे में ह्यूमन आ गए। हम लोग जो है कभी कभी, हम लोग नहीं, हम लोग से कुछ लोग जो होते हैं वो शाकाहारी होते हैं, कुछ मांसाहारी। पर मैं अपनी बात करूँ तो मैं दोनों ही खाता हूँ कभी। तो इसी प्रकार जनरली इंसान जो है ओमनीवोरस में ही आता है। और जो गाय, भैंस, बकरी, ये सब अपना भोजन तो नहीं बनाते, प्लांट्स पे डिपेंड है। ग्रीन प्लांट्स खाते हैं इसीलिए हेटेरोट्रॉप्स हैं, और हरी पत्ती खाते हैं इसलिए हर्बीवोरस। हरी पत्ती, वही पत्ती खाते हैं पर मांस मछली नहीं खाते। उनका भगवान ने उन्हें ऐसा स्ट्रक्चर नहीं दिया, बचाने के लिए वैसा बॉडी को ढाला नहीं, शेप नहीं दिया, नहीं ऐसा सिस्टम नहीं है जैसे गाय, बकरी। उनका देखिए नॉर्मल सा बात है कि जो भी मांसाहारी जीव होते हैं उनका एक कैनाइन जो होता है, जो हमारा दांत है, जिसका काम है भोजन को काटना, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना, वो कार्निवोरस में बड़े होते हैं, हर्बीवोरस में छोटे होते हैं। यही निशानी है किसी के कार्निवोरस या हर्बीवोरस होने का। चलो, ओमनीवोरस दोनों खाते हैं। हमारा फोटोसिंथेसिस हो गया, हमें हेटेरोट्रॉप्स का मतलब समझ लिया। हेटेरोट्रॉप्स में कौन कौन आते हैं वो चर्चा कर रहे थे। तो हेटेरोट्रॉप्स में दो आते हैं, हर्बीवोरस कुछ होते हैं, कुछ कार्निवोरस होते हैं। हर्बीवोरस ग्रीन प्लांट्स खाते हैं, कार्निवोरस हर्बीवोरस को खाते हैं। एक तीसरा ही प्रजाति है ओमनीवोरस, जो दोनों खाता है, कभी मांस मछली है, कभी ग्रीन प्लांट्स। तो हमारा ये खत्म। अब हम समझेंगे कि जो अलग अलग हेटेरोट्रॉप्स है कैसे को भोजन करते हैं। स्टार्ट करेंगे यूनिसेलुलर से, एक कोशिकीय जीव से शुरुआत करेंगे और खत्म करेंगे प्लांट्स तक। मैंने प्लांट्स क्यों बोला? कुछ प्लांट्स भी हेटेरोट्रॉप्स हैं। मैंने सारे प्लांट, ग्रीन प्लांट्स ही अपना भोजन बनाते हैं, मैं बार बार कहता है। जो ग्रीन नहीं है वो अपना भोजन खुद नहीं बनाए। शुरुआत करते हैं यूनिसेलुलर में, और यूनिसेलुलर में किसी शुरुआत करते हैं? सारे यूनिसेलुलर अपना भोजन खुद नहीं बनाते। वही बात करें दूसरे की, फिर सारे यूनिसेलुलर दूसरे पे डिपेंड नहीं है।
ना ही सारे यूनिसेलुलर अपना भोजन बनाते हैं, ना ही सारे यूनिसेलुलर दूसरे पर डिपेंड है। प्रजातियों के हिसाब से होता है कि वो किस कैटेगरी में आते हैं। हमारा पहला यूनिसेलुलर है, उससे हमें पढ़ेंगे होगा अमीबा। ये एक वीबीआई है। ये कहूँ तो रिपीटेड क्वेश्चन है, दूसरे फॉर्म में कहूँ तो एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, इसका बहुत ही ज्यादा चांस है। पूछिए कि अमीबा का न्यूट्रिशन बताइए, ज्यादा चांस है कि ये पूछिए कि आप हमको स्ट्रक्चर से बताइए कैसे अमीबा जो है स्टेज बाय स्टेज भोजन खा के उसे पचाता है। चलिए अमीबा का हम लोग न्यूट्रिशन समझते हैं डायग्राम के फॉर्म में। तो अमीबा का जो मैं पहले बता तो यूनिसेलुलर है और उसका शेप फिक्स नहीं है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अमीबा का शेप फिक्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो सिलेंड्रिकल है, ऐसा नहीं है कि वो स्क्वायर के शेप में है, ऐसा भी नहीं है कि वो रेक्टेंगल के में है, ऐसा भी नहीं कि रॉड शेप में, यानी वो इर्रेगुलर शेप है, यानी एक प्रॉपर शेप नहीं है। चलिए यहाँ पे मैं एक अमीबा ड्रॉ करता हूँ। मान लीजिए कुछ ऐसा है हमारा अमीबा, और ये है उसका न्यूक्लियस, और ये है फूड पार्टिकल। ये है हमारा फूड पार्टिकल। बीच बीच में जैसा कि हमने पढ़ा है या फिर बच्चे से पढ़ते आए हैं, कुछ सेल ऑर्गन होते हैं, या फिर इसके बारे में हम लोग विस्तार से हमारा जो अगला चैप्टर आ रहा है हम लोग उसी में इसके विस्तार में पढ़े। पहले ये अमीबा है, ये फूड पार्टिकल है। अब ये अमीबा फूड पार्टिकल को कैसे खाएगा, कैसे पचाएगा और कैसे उसे बचे हुए बेकार पदार्थ को बाहर निकालेगा, हम लोग इसे डायग्राम के तौर पे समझते हैं। ये फूड पार्टिकल है, ये धीरे 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 अमीबा की तरफ बढ़ रहा है। अभी अमीबा के इतने पास हो गया। जैसे ही अमीबा जो है, कभी कभी ऐसा होता है कि अमीबा जो है ना कुछ एंजाइम रिलीज करता है। क्यों रिलीज करता है भाई? तो भोजन को अट्रैक्ट करने के लिए जो भी उसका फूड पार्टिकल है वो उसकी तरफ आए, आकर्षित हो और वो उसे खा जाए। कैसे? देखिए, जैसे ही अमीबा को आभास हो जाता है कि उसके नजदीक एक भोजन का पार्टिकल है जो उसके खाने लायक है, तो धीरे 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 अपने शरीर को कुछ ऐसी रचना में बना लेता है, ऐसी रचनाएं बना लेता है। अब इस रचना का क्या नाम है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वन वर्ड में पूछता है। इस रचना का नाम है स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया। अब इसका स्पेलिंग पी से क्यों शुरुआत होता है? तो इंग्लिश में हम लोग पढ़ेंगे, फिर मैं बता दूं इसका प्रोनाउंसिएशन स्यूडोपोडिया, ना कि पी स्यूडोपोडिया, सिर्फ स्यूडोपोडिया। इसका दूसरा भी नाम है, पी साइलेंट है, और इसका दूसरा भी नाम है फल्स फीट। फल्स। अब भाई फल्स क्यों? फल्स क्यों? ट्रू क्यों नहीं? अब रहेगा तभी तो ट्रू बोलेंगे। इसने अपना रचना बनाया है, जैसे ही भोजन को खा लेगा वापिस से इरेगुलर शेप में आ जाएगा, कोई परमानेंट पैर तो है नहीं, इसीलिए स्यूडोपोडिया या फल्स फीट। भोजन जो है धीरे 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 इसके अंदर बढ़ा। जैसे ही इसको पूरी तरीके से लगा कि हाँ भाई अब ये हमारे अंदर है, अब हम इसको घेर के खत्म कर सकते हैं। देखिए अमीबा जो है अपने शरीर को बंद कर लेगा, फल्स फीट को खत्म कर लेगा, ओरिजिनल फॉर्म आ जाएगा और फूड पार्टिकल अंदर। इसके बाद जो अमीबा है वह अपने शरीर के अंदर से कुछ एंजाइम रिलीज करेगा, फूड पार्टिकल कुछ एंजाइम रिलीज करेगा। इसके बारे में कौन सा एंजाइम है, कैसे काम करता है, हायर क्लास में पढ़ेंगे। जो एंजाइम रिलीज करता है वह उसको पचा लेता है और बचे हुए भाग को फिर वही शरीर से बाहर निकाल देता है वेस्ट फॉर्म में। अमीबा का समझ में नहीं आया या नहीं आया? अगर नहीं आया तो मैं दोबारा समझाता हूँ। ये अमीबा है, यूनिसेलुलर है, इरेगुलर शेप, ये याद रखना है। फूड पार्टिकल इसके पास है। जैसे जैसे आभास हुआ फूड पार्टिकल को अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए यह कुछ एंजाइम रिलीज करता है। जैसे फूड पार्टिकल नजदीक आया, एक फल्स एक कहे तो एक ऐसी रचना बनाता है ताकि उसे चारों तरफ से कवर कर सके। जैसे ही आभास होता है कि हाँ भाई ये अब मेरे एरिया में, ये उसे खत्म, ये अपने शेप को पूरा कर लेता है, वही इरेगुलर शेप। अब जैसे ही भोजन अंदर है एंजाइम रिलीज करेगा, खत्म करेगा, बात खत्म, और जो कचरा है उसे निकाल देगा। अमीबा का यही है हमारा न्यूट्रिशन। अब हम लोग अमीबा के न्यूट्रिशन के बाद बढ़ेंगे ह्यूमन। इंसान का क्या सीन है? चलिए अब इंसान के सीन के बारे में समझते हैं।
तो इंसान में जो है एक सिस्टम काम करता है, जिसका उस सिस्टम का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भोजन जैसे ही मुंह में आया उसके बाद से उसका पूरा प्रोसेसिंग क्या करना है, कहाँ तक पहुंचाना है, कहाँ उसमें न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करना है, कहाँ से वेस्टेज बाहर निकलेगा, ये सारी चीजें अब डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर है। तो मैं डाइजेस्टिव सिस्टम को एज अ डायग्राम के रूप में आपको बताने वाला हूँ। तो जैसा कि हम लोग अपने टॉपिक पे थे, हमने ये पढ़ा कि क्या होता है लाइफ प्रोसेस, कैसे होता है लाइफ प्रोसेस, कैसे अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो है अपने जिंदगी में कैसे वो यूनिसेलुलर क्या मल्टी सेलुलर क्या कैसे भोजन लेते हैं, न्यूट्रिशन कैसे अफेक्ट करता है जिंदगी को। फिर हमने ऑटोट्रॉफी के बारे में पढ़ा, हेटेरोट्रॉफी के बारे में पढ़ा, और हमारा जो है एक टॉपिक जो है ऑटोट्रॉफी का संबंधित था जो बच गया था, मैं बताने वाला हूँ, वो है हमारा गार्ड सेल का ओपनिंग। कैसे स्टोमाटा कैसे CO2 को एब्जॉर्ब करता है, कैसे बाहर निकालता है, क्या उसके अंदर ऐसी संरचना है, क्या कोई स्ट्रक्चर है, क्या कारण है कि जो स्टोमाटा है वो सिर्फ CO2 को ही एब्जॉर्ब करता है, दूसरे को। तो दरअसल स्टोमाटा का रचना कुछ ऐसा होता है, इसका नाम है गार्ड सेल। ये एक पाइप की जैसी रचना है। जो गार्ड सेल है ये दो पाइप है। अब मैं इस फिगर को अगर प्रैक्टिकली समझे तो मान लीजिए मेरा दो हाथ, ये दो पाइप है, ठीक है, और बीच में जो है ओपनिंग है, छिद्र है। तो जैसे ही अंदर पानी भरेगा, जैसे ही इन ट्यूब्स में पानी भरता है तो ये ऐसे फूल जाते हैं। जैसे जैसे फूले पानी भरने के कारण तो इनके बीच में एक गैप जनरेट हो गया है, जिससे सारी हवा अंदर जाएगी और जो CO2 है उसे गार्ड सेल सोख लेगा और बाकी गैस को निकाल देगा। कैसे निकलेगा? पानी जैसे पानी जाने पे ये फूल गया, वैसे ही गार्ड सेल पानी को वापस खींच लेता है, जगह में ये ऐसे बंद हो जाता है। ये ट्यूब की जैसी रचना है, पानी जाने पे ऐसे फूल जाता है, सारे गैस अंदर जाते हैं, CO2 एब्जॉर्ब होता है, बाकी गैस पानी जैसे निकलते हैं तो ये बंद होता है और सारे गैस निकल जाते हैं। यही है गार्ड सेल का कॉन्सेप्ट। अगला हमारा हर्बीवोरस हमने समझा था। हर्बीवोरस क्या है? तो हर्बीवोरस जो है ग्रीन प्लांट्स खाते हैं और यही उनका संरचना उसी आधारित है कि ग्रीन प्लांट्स है, उनको पचाने का क्षमता उनके पास है। फिर कार्निवोरस क्या था? कार्निवोरस ऐसे जीव है जो मांस का भक्षण करते हैं। ओमनिवोरस कौन से जीव है? ओमनिवोरस वैसे जीव हैं जिनका काम यही है, वो दोनों खाते हैं। अब हम समझने वाले हैं कि हर्बीवोरस कार्निवोरस को समझ गया। अभी जो हेटेरोट्रॉप्स है, जो दूसरे पे भोजन के लिए निर्धारित है, उनके पास क्लोरोफिल नहीं है, वो कैसे भोजन बनाते हैं? हमने अमीबा का समझा था कि अमीबा कैसे भोजन बनाता है, स्ट्रक्चर बना के प्रॉपर, कि कैसे फूड को ट्रैक्ट करता है, कैसे डाइजेस्ट करता है, कैसे बाहर निकालता है। अब हम आए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, ह्यूमन। आखिर इंसान का डाइजेशन कैसे होता है? हम, आप और बहुत सारे ह्यूमन बींग्स वो डाइजेशन कैसे करते हैं? क्या सबके रचना सेम है? क्या यही प्रोसेस बार बार रिपीट होता है? चलिए जानते हैं। तो ये ह्यूमन का हेड रचना है, हेड। और ये हो गया हमारा मुंह। थोड़ा ड्राइंग में कुछ मिस्टेक्स तो नहीं, पर ड्राइंग परफेक्टली रूप से करेक्ट शेप में थोड़ा बहुत नहीं भी लग सकता है, इसके लिए आप बुक भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये है हमारा हेड और ये है हमारा माउथ। ये है माउथ। माउथ क्या है? एक ओपनिंग है। माउथ क्या है? एक ओपनिंग है जिसके अंदर टीथ प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? दांत। एक ओपनिंग है जिसके अंदर होते हैं दांत प्रेजेंट। कितने पेयर? मैं सही पढ़ा, 36 पेयर, सॉरी 36 टोटल नंबर ऑफ पेयर नहीं। उसके बाद दांत का क्या काम है भाई? अगर मुंह एक ओपनिंग है, उसके अंदर दांत है, दांत किसी काम के लिए होगा, फालतू में कुछ नहीं होता। तो दांत जो है उसका यही काम है कि वो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटे। क्यों बांटे? पूरा नहीं ले सकते क्या? नहीं। जब तक भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं बटेगा, जब तक वह उस फॉर्म में नहीं बट जाएगा जिस फॉर्म को हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको नहीं एक्सेप्ट कर, तब तक उसे छोटे टुकड़े में बांटता रहेगा। जैसे ही हम खाते हैं छोटे छोटे टुकड़े में बढ़ जाते हैं। आपने ऐसा नोटिस किया होगा कि जब हम रोटी खाते, कोई भी खाना खाते हैं,
मान लीजिए रोटी का अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि इससे आपको फील भी हो सकता है। जब आप रोटी खाते हैं, हम पानी नहीं, मतलब पानी नहीं पीते, यह तात्पर्य है कि आप पानी नहीं पीजिए। आप क्या महसूस कीजिएगा कि आपके मुंह में फिर भी कुछ लिक्विड लिक्विड सारी चीजें। चावल खाइए, वो क्या ऐसा फील हुआ कि हमारे अंदर कुछ मुंह में लिक्विड है जो गीला करता है। तो भाई उसका काम क्या है, उसका नाम क्या है, क्यों है भाई जानते हैं। तो उसका नाम है हमारा सलीवरी अमाइलेज। सलीवरी अमाइलेज, सलीवरी अमाइलेज ही वो एंजाइम है जो हमारे मुंह में प्रेजेंट होता है, मेरे भोजन को गीला करने का काम करता है। और क्यों करता है भाई, ताकि वो आसानी से गले के माध्यम से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रवेश कर सके। सलीवरी अमाइलेज। अब भाई और भी कुछ करता है क्या, कैसे भोजन को गीला करने से काम नहीं, भोजन में मौजूद होता है स्टार्च। स्टार्च क्या है, क्या न्यूट्रिएंट्स है? नहीं। हमने आपको ऑर्डर याद होगा अगर आपको, तो कुछ देर पहले ही हमने ऑर्डर आपसे बताया कि प्लांट किस रूप में अपना भोजन स्टोर करते हैं। याद होगा, अगर आपने नोट किया होगा तो आपको बिल्कुल याद होगा कि वो फॉर्म ग्लूकोज है। वो फॉर्म ग्लूकोज है जिस रूप में प्लांट्स भोजन को स्टोर करते हैं। उसी तरह जब खाना बनता है, रोटी, रोटी में एनर्जी किस रूप में स्टोर रहता है, स्टार्च के रूप में। पर हम डायरेक्ट स्टार्च को नहीं ले सकते। अगर हम स्टार्च डायरेक्ट खाएंगे तो वो हमें एक वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में हो जाएगा। कोई भी चीज कब तक काम का होता है, जब तक वो हमारे लिए बनी ना हो। अब मैं एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है, और मुझे कंप्यूटर के बारे में कोई जानकारी नहीं। मैं एक स्टूडेंट हूँ और मुझे कंप्यूटर के बारे में कोई जानकारी नहीं, और मुझे एक बढ़िया सा कंप्यूटर खरीद के दे दिया जाए, क्या करूँ भाई? मेरे को उसका कोई समझ नहीं है। मैं उसे कुछ ऐसा चीज को जो जिसे मैं समझ सकूं, जो मेरी जानकारी के दायरे में आता। उसी तरह जो रोटी है उसमें स्टार्च होता है, स्टार्च हमारा बॉडी डायरेक्ट नहीं ले सकता, इसलिए स्टार्च को टुकड़ों में बांटता है। बड़े स्टार्च को तोड़ा जाता है, किस रूप में, सिंपल शुगर में। अरे भाई स्टार्च, रोटी में जो स्टार्च था वो क्या था, शुगर ही तो था। शुगर का एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म था। भोजन लिए, अंदर मौजूद है गीला चीज सलाइवा, उसको तोड़ दिया। किस रूप में तोड़ा, स्टार्च को सिंपल शुगर, स्टार्च को, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, स्टार्च को सिंपल शुगर में, स्टार्च को सिंपल शुगर में। ठीक है भाई। अब जीव का क्या काम है? जीव का पहला काम है टंग का। पहला तो बोलने में मदद करता है। अब ट्राई कीजिए, बिना जीव के बोलने में बहुत कठिनाई होती है। तो पहला काम है जीव का, बोलने में मदद करता है। और दूसरा काम है इसका टेस्ट पहचानना। अगर आपको याद होगा तो हम लोग 7वां या फिर 8वां में पढ़े थे जीव के बारे में। जीव में होता है मौजूद, क्या मौजूद होता है, ये कुछ ऐसा होता है हमारा जीव, इतना बड़ा नहीं होता पर मान सकते हैं। और जीव के अलग अलग ऐसे 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 और ऐसे हमारा जीव है। इसमें जब हम जीव को आईने में देखते हैं तो कुछ ऐसा 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 दिखने को मिलता है। जी हाँ, बिल्कुल मिलता है। ये क्या है, एक टेस्ट बर्ड्स। यह टेस्ट बर्ड्स क्या है, यह टेस्ट बर्ड, टेस्ट बर्ड्स। इनका क्या काम है, तो इनका काम है स्वाद को पहचानना। जैसे इधर वाला जो है, इसका काम है कि नमकीन साल्टी चीजों को फील, हम खाते हैं, हमें साल्टी लगा। किस टेस्ट बर्ड का काम है, साल्टी टेस्ट बर्ड का। इधर होता है स्वीट, स्वीट इस सिलेबस में नहीं है, पर फिर भी मैं कोई परेशानी ना हो, कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए बता रहा हूं। स्वीट, हम कुछ मीठा खाते हैं, कैसे पता चला कि वह मीठा है, क्यों पता चला, जीभ में मौजूद है टेस्ट बर्ड मीठा का। इधर तीखा, जब हमको तीखा लगता है, सब्जी ज्यादा तीखा होता है, मिर्ची खाते हैं, तीखा लगता है, पानी पीते हैं, क्यों तीखा लगता है, मौजूद है टेस्ट बर्ड, जिसने उस टेस्ट को पहचान लिया। चलिए, यहाँ सिलेबस में नहीं था, पर फिर भी एज अ भला आदमी मैंने बता दिया। तो ये था हमारा टंग का कॉन्सेप्ट, ये है हमारा टंग का कॉन्सेप्ट। चलिए टंग का कॉन्सेप्ट करते हैं। और गार्ड सेल भी हमने समझ लिया बारंबार। उसके बाद हम आइए आते हैं मुंह में था कि अबे तो क्या पढ़ा, मुंह में डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है। मुंह एक ओपनिंग है, अंदर दांत है। दांत का काम है भोजन को छोटे 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 भागों में तोड़ना
और क्या है भाई, जीभ है, क्या काम, बोलने में मदद करता है। और क्या काम है, सलेवरी अमाइलेज रिलीज करता है। क्या है सलेवरी अमाइलेज, एक एंजाइम है। क्या काम है उसका, उसका काम यह है कि वह कॉम्प्लेक्स शुगर, कॉम्प्लेक्स स्टार्च को सिंपल शुगर में तोड़ता है। कॉम्प्लेक्स शुगर का फॉर्म स्टार्च है, उस स्टार्च को सिंपल शुगर में तोड़ता है। मुंह तक भोजन पहुंच गया, सलाइवरी अमाइलेज मिल गया। उसके बाद यह हमारे यहाँ बक्कल कैविटी, हमारे अंदर यहाँ पे होता है बक्कल कैविटी, या फिर इसे माउथ भी कहते हैं। ये जो बक्कल कैविटी है माउथ, उसका भोजन जीभ में गया, सलेवरी अमाइलेज रिलीज किया। उसके बाद भोजन आता है ओसियोफेगस में। जब हम भोजन करते हैं, खाना बार बार खाते हैं, ऐसा क्यों नहीं होता कि जितना खाते हैं सब गले में अटक जाता हो। ऐसा मतलब कभी कभी हल्का होता है तो वो चिपक जाता है। ऐसा कभी नहीं ना हुआ कि मान लीजिए आप खाना खा रहे हैं, जितना खाना खाया सब गले में अटक गया, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, कुछ ना कुछ तो कारण होगा। कारण यही है कि जो गला है, इसकी दीवार, इसके वॉल, जो गला है इसको हम कहते हैं ओसियोफेगस, और इसकी जो वॉल्स है वो भोजन को कॉन्ट्रैक्ट करती है। क्या करती है, गला का वॉल स्लिपरी है, भोजन हटने का कोई चांस नहीं। जैसे ही भोजन आता है ऐसे इतना स्लिपरी है कि भोजन सीधा फिसलते हुए हमारे यहाँ तक सबसे पहले डायफ्रागम से गुजरते हुए स्टोमक पे पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है, स्टोमक। भोजन खाए, दांत ने तोड़ा, जीभ ने सलाइवरी अमाइलेज में सलाइवा मिला दिया, ओसियोफेगस से स्टोमक में आया। अब देखिए ये है हमारा स्टोमक। तो दरअसल यहीं से शुरुआत होता है। बहुत सारे हमने सुना है कि जब खाना खाते हैं तो बहुत सारा केमिकल मौजूद होता है। कब काम करता है, इस स्टोमक से ही लेकर स्मॉल इंटेस्टाइन तक जितने सारे जूसेस है, डाइजेस्टिव जूस है, एंजाइम है, सारा रिलीज इन्हीं दो पॉइंटों के बीच में होता है। माउथ सॉरी स्टोमक से लेके बीच में यहाँ पे एंजाइम है, सलाइवरी अमाइलेज। चलिए अब ये है हमारा स्टोमक, ये है हमारा लीवर, यह स्टोमक, ये है हमारा लीवर। अब देखिए भाई, अब यहाँ पे मौजूद होता है, यहाँ पे मौजूद होता है एंजाइम। ठीक है, क्या मौजूद होता है, एंजाइम। एंजाइम का क्या काम है भाई, तो एंजाइम का दरअसल यही काम है कि ये भोजन को पचाने में मदद करता है। किस भोजन को, कौन सा एंजाइम, तो यहाँ पे मौजूद होता है दरअसल ये बाइल डक्ट। अब बाइल डक्ट क्या है भाई, ये क्या रिलीज करता है, जो रिलीज करता है उसका क्या काम है। तो बाइल डक्ट एक स्टोमक के बगल में एक रचना है, इसका यह काम है बाइल डक्ट का कि यह बाइल जूस रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है, बाइल जूस। ये क्या रिलीज करता है, बाइल जूस। अब भाई ये बाइल जूस का क्या काम है, ये क्या किस चीज को तोड़ता है, तो बाइल जूस का काम ये है कि प्रोटीन अपसाइड को तोड़ने में मदद करता है। उसके बाद यहाँ से भोजन स्टोमक से होते हुए इधर आ जाता है, ये हमारे लीवर में। अब लीवर में क्या मौजूद है, दरअसल लीवर में मौजूद है गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या है भाई, गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या क्या चीज को तोड़ता है, एंजाइम का क्या, कौन सा एंजाइम किस चीज को तोड़ता है, ये मैं इस वीडियो के लिंक में डाल दूंगा एक पीडीएफ, जहाँ से आप ये देख सकते हैं कि कौन सा एंजाइम क्या रिलीज करता है, किस चीज को तोड़ने में मदद करता है, कहाँ प्रेजेंट है। चलिए डायफ्राम यहाँ से स्टोमक से होते हुए लीवर में पहुंचा। लीवर में मौजूद था बाइल डक्ट। बाइल डक्ट जो है वो रिलीज किया बाइल जूस। बाइल जूस जो है फैट को तोड़ने में मदद किया। इसमें एक और चीज मौजूद था जिसका क्या नाम था, इसका नाम था गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है ना, इसका यही काम है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड में मौजूद होता है HCl एसिड। क्यों मौजूद होता है, और HCl तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्या वो हमारे पेट को क्यों नहीं जलाता, कुछ ना कुछ तो कारण होगा कि HCl प्रेजेंट है हमारे स्टोमक में। तो वो काम है HCl का कि जो एक एंजाइम है पेप्सिन, इसका काम है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, अपने फॉर्म में लाना। इसमें मौजूद है पेप्सिन। अब पेप्सिन का क्या गाना है भाई कि यहाँ पे स्टोमक में, स्टोमक
यहाँ पे मौजूद लीवर में मौजूद था, लीवर में क्या मौजूद था, बाइल डक्ट, और इसके बाद स्टोमक में प्रेजेंट है HCl एसिड। HCl एसिड पेप्सिन का क्या कहना है कि जब तक एसिडिक मीडियम होगा हम काम नहीं करेंगे, सॉरी जब तक एसिडिक मीडियम नहीं होगा हम काम नहीं करेंगे, यानी उसको एक्शन में लाने के लिए, उसको करने के लिए हमें एसिडिक मीडियम का जरूरत है। इसीलिए इसके बीच में, स्टोमक के बीच में मौजूद रहता है HCl। यहाँ पे प्रोटीन एसिडिक मीडियम है, इसलिए प्रोटीन जो है उसे भोजन में से प्रोटीन को वह तोड़ देता है, फिर पेट को नहीं चलाता। तो ये जो बीच में HCl है, इसीलिए स्टोमक जो है ना अपने चारों तरफ दीवार को एक लेयर से घेरे हुए है जिसका नाम है म्यूकस। एक लेयर से इसने अपने चारों तरफ को घेरा हुआ है जिसका नाम है म्यूकस। क्या काम है, HCl किसे पेट को हानि ना पहुंचे, पूरे शरीर को ना जलाए, इसको कवर करके रखता है। और उसके बाद यहाँ पे स्टोमक का काम किया पेप्सिन तोड़ा प्रोटीन को। यहाँ से क्या, लीवर में है बाइल। अब बाइल का क्या काम है भाई, तो ये फैट को तोड़ा, मैंने पहले ही बताया। यहाँ से हो गया, उसके बाद ये पाया स्मॉल इंटेस्टाइन। मेन जो ज्यादा मोस्ट एंजाइम रिलीज, सबसे ज्यादा एंजाइम रिलीज कहाँ होता है, सबसे मेन भाग कहाँ एब्जॉर्ब होता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो वो है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन तो कहते हैं छोटी आंत। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं। कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, क्या काम है, चलिए जानते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद है पैनक्रियाटिक जूस। क्या मौजूद है, सॉरी एक मिनट, ये जो है इसका नाम पैनक्रियाज है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, पैनक्रियाज रिलीज करता है पैनक्रियाटिक जूस। सबसे पहले खाना खाएं, स्टोमक में आया, स्टोमक में HCl मदद किया पेप्सिन को रिलीज करने में, पेप्सिन प्रोटीन डाइजेस्ट किया। इसके बाद लीवर में मौजूद था बाइल डक्ट किया फैट को, लीवर का काम खत्म। अब ये आया इधर पैनक्रियाज में, पैनक्रियाज से काम है कि पैनक्रियाटिक जूस रिलीज किया, और ये पैनक्रियाटिक जूस कौन सा, ट्रिप्सिन का क्या काम है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। इसके बाद ये आया स्मॉल इंटेस्टाइन। मेन डाइजेशन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो वॉल है ना, जो स्मॉल इंटेस्टाइन कुछ ऐसी रचना है, ऐसी जो वॉल है ना, यहाँ पे छोटे छोटे हेयर के जैसे रचना होते हैं, छोटे हेयर रुआ के जैसा रचना होता है, जिसका नाम है विल्ली। क्या नाम है, विल्ली। क्या काम, विल्ली का अगर नाम है विल्ली तो कुछ ना कुछ काम होगा, किसी न किसी मकसद से उसको रखा गया होगा। तो विल्ली का काम है यह भोजन को आगे की तरफ धकेलने में मदद करता है। कहीं स्मॉल इंटेस्टाइन में अटक गया तो ओसियोफेगस थोड़ी सीधा पाइप है खाए और सीधा नीचे की तरफ चला गया, ये तो ऐसे घुमावदार रचना है ना, इसीलिए भोजन को लगातार आगे बढ़ते रहने के लिए विल्ली जो है भोजन को आगे की तरफ धकेलते रहता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या प्रेजेंट है जो भोजन को आगे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट धकेलता है, विल्ली। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होने के बाद पहुंचता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में मौजूद है एनस से हमारा सॉलिड वेस्ट, बाथरूम जो है वो रिलीज, बाथरूम जब करते हैं तो उसमें सॉलिड वेस्ट रिलीज हुआ है। चलिए इस तरह हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का अच्छे समझ में आ गया। एक बार फिर से रिपीट कर दूं, भोजन खाए, भोजन गया मुंह में है दांत, भोजन को तोड़ा, उसके बाद मुंह में है जीभ का काम है सलीबी हमारे रिलीज किया, सलाइवा, इसने भोजन में से इस चीज को तोड़ा, भोजन में किस चीज को तोड़ा भाई, स्टार्च को किसमें तोड़ा, सिंपल शुगर में तोड़ा। उसके बाद भोजन ओसियोफेगस में गया, गला का, इसमें कोई एंजाइम नहीं है, बस ये भोजन को पेट तक पहुंचाया। पेट में क्या मौजूद था, पेट में मौजूद था पेप्सिन क्या कह रहा था, कब तक रिलीज नहीं होंगे, जब तक एसिडिक मीडियम नहीं रहेगा। एसिडिक मीडियम किस एसिड ने उसको प्रोवाइड किया, HCl ने किया। फिर HCl से पेट को हानि तो नहीं पहुंचा कि म्यूकस ने अपनी दीवार से उसको कवर कर रखा। उसके बाद कहाँ पहुंचता, लीवर में क्या मौजूद है, बाइल डक्ट का क्या काम है कि वो फैट को डाइजेस्ट करे। जब कहाँ पहुंचा, पैनक्रियाज में कौन सा जूस है, पैनक्रियाटिक जूस का क्या काम, ट्रिप्सिन रिलीज करेगा। अब ट्रिप्सिन बना किसी लिए भाई, प्रोटीन डाइजेस्ट करने के लिए। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटे छोटे हेयर जैसी रचना है, क्या नाम है, विल्ली का क्या काम है, ये वह भोजन को आगे की तरफ धकेलेगा। तो भोजन लार्ज इंटेस्टाइन एनस से बाहर निकल स्वाहा।
इस तरह हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का कंप्लीट हुआ। अभी तक हमने समझा कि कैसे डाइजेशन होता है, कैसे अलग अलग न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होता है, कैसे अलग अलग एंजाइम काम करती है, क्या अलग एंजाइम का किस किस समय काम करती है। अब हम जानेंगे कि आखिरकार सांस रेस्पिरेशन कैसे करती है। रेस्पिरेशन है क्या? रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सांस लेते हैं, क्या लेते हैं? मिक्स एयर। क्या छोड़ते हैं? CO2, दूसरे है, जितने भी अलग अलग गैस है वो सब छोड़ते हैं, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं। तो यही हमारा रेस्पिरेशन में, यही कॉन्सेप्ट लागू होता है रेस्पिरेशन, यही तो है रेस्पिरेशन। देखिए, तो ह्यूमन बॉडी का रेस्पिरेटरी ऑर्गन का कुछ ऐसा फिगर होता है। ये है हमारा नोज, नाक। नाक में प्रेजेंट होती है छोटा 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 म्यूकस, हेयर के जैसा। आप फील किया कि आपके नाक में क्यों गंदगी जम जाती है, तो दरअसल उसके अंदर एक छोटा 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 हेयर ही रचना है, इसका नाम है म्यूकस। इसका काम है कि जितने भी वेस्ट, जब हम सांस लेते हैं, जरूरी नहीं है कि हरदम सिर्फ साफ हवा ही सांस लें, कुछ कुछ डस्ट पार्टिकल्स हमारे सांसों में अंदर ना चले जाए, इसीलिए म्यूकस में वो सब सट के रुक जाते हैं। उसके बाद या नसल पैसेज से गुजरता है। नसल पैसेज क्या है भाई? जैसे भोजन खाने के बाद वह ओसियोफेगस से अंदर जाता है, वैसे ही जो है हमारा यह सांस लेने के बाद नसल पैसेज से अंदर जाता है। ठीक है, इसका चलिए यहाँ पे जानते हैं। इसका दिए है हमारे माउथ में, यहाँ पे प्रेजेंट होता है फेरिंग्स। फेरिंग्स और लैरिंग्स। फेरिंग्स और लैरिंग्स क्या है भाई? तो ये दरअसल एक ऐसी रचना है जो हमारे बोलने में मदद करती है और हमारे वॉइस को क्लियर करने में मदद करती है। जो साफ बोल पाते हैं उसमें मदद करती है। ये मदद करती है, ये मैंने ये नहीं कहा कि उत्पन्न करती है। उत्पन्न कौन करता है? उत्पन्न वॉइस को करता है ट्रैकिया। ट्रैकिया का दूसरा नाम भी है वॉइस बॉक्स। क्या नाम है दूसरा? वॉइस बॉक्स। 9th हमने पढ़ा, इसका नाम है वॉइस बॉक्स। ठीक है, तो यहाँ से आवाज उत्पन्न होता है। यहाँ से होती है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। भाई यहाँ पे हड्डी, गले में हड्डी क्यों पाई जाती है? ये जो हमारा सांस लेने का जरिया है, वहां पे हड्डी क्यों है? तो उसका यही कारण है कि हम सांस लें तो जो हवा है, जो ऑक्सीजन है, वो दूसरे शरीर के दूसरे भागों में ना चले जाए, मतलब वेस्ट ना हो जाए, उसके अंदर मौजूद ऑक्सीजन जो है वो रिलीज ना हो जाए, इसीलिए रिंग्स ऑफ कार्टिलेज यहाँ बना हो। उसके अंदर होते हुए यह हमारे इस रचना जिसका नाम है लंग्स में आती है। लंग्स कवर्ड होता है रिब से, रिब केज, छाती का जो हड्डी होता है उसे हम रिब केज कहते हैं। क्या काम है? जब हम सांस लेते हैं तो हवा अंदर आती है, अंदर आने के बाद यहाँ पे मौजूद होता है एल्वियोलाई। क्या मौजूद होता है? इसे कहते हैं एल्वियोलाई। एल्वियोलाई का क्या काम है? एल्वियोलाई का काम है कि जैसे ही अंदर हवा आता है, लंग्स फूल जाता है। ठीक है, लंग्स फूल जाता है और लंग्स में मौजूद, जैसा कि हमने पहले ही कहा कि इसमें क्या मौजूद है? एल्वियोलाई। एल्वियोलाई का काम यह है कि उसमें अंदर ऑक्सीजन को वह एब्जॉर्ब करता है, उसके अंदर मौजूद वह ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है। एल्वियोलाई को अगर हम बड़े स्तर पर देखें तो भी कुछ ऐसा दिखता है। ये दो जो है वो है एल्वियोलाई। सांस ले, नाक में गया, नाक से ट्रैकिया होते हुए रिंग्स ऑफ कार्टिलेज में होते हुए लंग में आया, लंग में मौजूद है रिब केज और एक साइड मौजूद है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई का क्या काम है? ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब किया। उसके बाद देखिए, जैसे ही ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब होता है, एल्वियोलाई जो है धीरे धीरे आखिरकार जो हम सांस लेते हैं तो महसूस करते हैं कुछ फूलता है। दरअसल ये लंग्स के साथ साथ नीचे डायफ्रागम है। डायफ्रागम हमने इसमें भी पढ़ा है, जब हम इससे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे तो वहां पे मैंने आपको डायफ्रागम का स्ट्रक्चर दिखा। दरअसल यही यह जो है, जब सांस लेते हैं डायफ्रागम ऐसे फूलता है, जैसे ही छोड़ते हैं वो रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। इसमें मौजूद एल्वियोलाई ऑक्सीजन को खींचता है। उसके बाद जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है उसमें बहुत सारा एनर्जी बढ़ता है। एनर्जी का चार्ट है, इसे हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। एक बार फिर से मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम को दोहराना चाहूंगा
सबसे पहले सांस हम नोज से लिए, नोज में छोटा छोटा बाल, जिसका काम है कि वेस्ट मटेरियल को रोक के रखा। उसके बाद धीरे उसके बाद होते हुए यहाँ पे रिंग्स ऑफ कार्टिलेज ट्रैकिया होते हुए यहाँ पे मौजूद ट्रैकिया जिसे वॉइस बॉक्स जिससे आवाज निकलती है। उसके बाद होते हुए लंग्स से पहुंचता है, लंग्स में मौजूद है एल्वियोलाई, सक किया डायफ्राम के साथ, ये फूला रिलैक्स हुआ। यही है हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी। हम लोग इससे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम कवर कर चुके हैं। अब हमारे पास डाइजेस्टिव के साथ हमने रेस्पिरेशन किया। रेस्पिरेशन के 2 टॉपिक बचे हैं, एक है हमारा ये सर्कुलेशन और दूसरा है एक्सक्रेशन। सर्कुलेशन क्या होता है? सर्कुलेशन का मतलब है कि जो ब्लड जो हमारे अंदर फ्लो कर रहा है, क्या है, कहाँ से कहाँ ऑक्सीनेटेड, कहाँ से कहाँ डीऑक्सीनेटेड, ये सारी चीजें इसमें हम डील करेंगे। देखिए हमारा सबसे पहले खून जो है, सबसे पहले सेकंड रुकिए, पहले हम आपको ह्यूमन हार्ट के बारे में कुछ कॉमन जानकारी देते हैं। हमारा ह्यूमन हार्ट जो है 350 से 300 ग्राम का है, एक फिस्ट जितना है साइज है इसका, हमारा एक मुट्ठी इतना की साइज है एक हमारा हार्ट का। इसका काम क्या है? काम यह है कि जो सबसे पहले खून जो है वाइंस नसों के द्वारा राइट आर्टरियम में आता है। क्या है राइट आर्टरियम? ये देखिए यहाँ राइट आर्टरियम, यहाँ से डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है, वैसा ब्लड जो मिला हुआ ऑक्सीजन के साथ, उसमें बहुत सारी गंदगी। और राइट आर्टरियम से लेफ्ट आर्टरियम जाता है, पहले यहाँ आया और यहाँ से फिर लेफ्ट आर्टरियम आया। डीऑक्सीनेटेड ब्लड यहाँ से यहाँ पे आया, यहाँ पे खून को साफ किया जाता है, मिलावट हटा के स्वच्छ खून को बदल दिया जाता है। फिर यहाँ से लेफ्ट आर्टरियम से या पल्मोनरी आर्टरी से ऑक्सीजनेटेड निकल जाता है। प्रोसेस समझे? डीऑक्सीनेटेड इधर से आया, कहाँ आया? राइट आर्टरियम में आया, किधर गया? लेफ्ट आर्टरियम में गया, वहां पे क्या हुआ? डीऑक्सीनेटेड को ऑक्सीनेटेड में चेंज किया गया। उसके बाद कहाँ से निकल गया? पल्मोनरी आर्टरी से निकल गया। तो ये रहा हमारा ह्यूमन, कैसे कहाँ से हार्ट ब्लड आता है और ब्लड कहाँ से उसको भेजता है। अभी जो हमारा राइट ये आर्टरियम, लेफ्ट आर्टरियम, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, ऑयोर्टा, राइट आर्टरियम। चलिए, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल और ये राइट वेंट्रिकल। ऊपर वाला है हमारा आर्टरी और नीचे वाला वेंट्रिकल। इधर है तो लेफ्ट, इधर है तो राइट। तो हमारा ये जो लेफ्ट आर्टरी और राइट आर्टरी, इस दोनों को अलग करता है, इस बीच की रचना को हम कहते हैं सेप्टम। क्या नाम उसका? सेप्टम। सेप्टम का काम इसने उसमें अलग करना वेंट्रिकल लेफ्ट और वेंट्रिकल राइट को। इस तरीके से हमारा ये ह्यूमन हार्ट का जो डायग्नोसिस है उसमें फिर से बता दूं मैं आपको। ब्लड आया राइट आर्टरियम में, राइट से लेफ्ट किया, लेफ्ट आर्टरियम में से जाने के बाद डीऑक्सीनेट ऑक्सीनेट में बदला, इधर पल्मोनरी आर्टरी से निकल गया। वहां जाने के बाद सेप्टम है। फिर यही प्रोसेस, ये खून जहाँ बॉडी में जाएगा, उसके बाद एक 3 होता है, 110 120 फिक्स स्टेज होता है जहाँ तक ऑक्सीनेटेड ब्लड जिंदा रहता है। उसके जब ब्लड वापिस से डीऑक्सीनेटेड होकर यहाँ पे आता है। फिर डीऑक्सीनेटेड ब्लड के लिए यही प्रोसेस रिपीट होता है, रिपीट होते रहता है। उसके बाद ये रहा हमारा एक व्यू हमारे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का, यही है हमारा। मान लीजिए हमारा पेड़ है, कोई भी पेड़ है, झाड़ी है पेड़, और ये रूट्स यहाँ पे इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है, जो भी ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स वो कैसे वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं रूट से, मिनरल्स को कैसे करते हैं रूट से। क्या कोई ऐसा स्ट्रक्चर है, क्या स्ट्रक्चर है जो इतने ऊंचे पेड़ों पे पानी पहुंच जाता है, मिनरल्स पहुंच जाते हैं, अलग अलग भागों में बारे पेड़ पहुंच जाते हैं। इसके पीछे दो ट्यूब का यह दरअसल काम है। एक है जाइलम, दूसरा फ्लोम। एक है जाइलम, फ्लोम। कोई पूछे क्या काम है जाइलम और फ्लोम का, तो जाइलम का काम है टू ट्रांसपोर्ट वाटर। जाइलम वाटर और फ्लोम फूड और मिनरल्स। जाइलम वाटर और फ्लोम फूड और मिनरल्स। यह जो है वाटर को एब्जॉर्ब करता है। जाइलम पूरे प्लांट के बॉडी में वाटर को सही जगह पे पहुंचाता है, और फ्लोम पूरे प्लांट बॉडी में फूड को और न्यूट्रिएंट्स को। चलिए, अभी तक हमने पढ़ लिया कि क्या है डाइजेशन, क्या है सर्कुलेशन, क्या है रेस्पिरेशन। अब हम अपने अंतिम टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे कि जब सांस ले लेंगे, खाना खा लेंगे,
सॉलिड वेस्ट एनस से निकल जाएगा तो लिक्विड वेस्ट का क्या होगा, कहाँ से वो निकलेगा। चलिए, तो सबसे पहले लिक्विड वेस्ट उत्पादन करने का काम, शरीर से बाहर निकालने का काम, सबसे पहला हमारा ऑर्गन आता है जिसका नाम है किडनी, जिसका नाम है किडनी। इसका क्या नाम है, किडनी नाम। किडनी कितने होता है, एक पेयर होता है, एक लेफ्ट एक राइट। सबसे पहले किडनी में एक रेनल, इस आर्टरी जो किडनी से जुड़ा हुआ ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसका नाम है लेफ्ट रेनल और इसका नाम है लेफ्ट रेनल वेन, यानी नस है। चलिए ऑर्टा, ऑर्टा में किडनी से पहले ट्रांसफर हुआ, फिल्टर हुआ, फिल्टर होकर ये लिक्विड वेस्ट आया वो ऑर्टा में पहुंचा। ऑर्टा भी दो भाग में बटा हुआ, यहाँ पे आने के बाद हुआ एक लेफ्ट आर्टा और एक वेना का दो भाग में बढ़ जाता है। यहाँ पे आने के बाद यूरिनरी ब्लैडर है उसमें स्टोर होता है। कब तक स्टोर होता है, उस वक्त तक स्टोर होता है जब तक हमें जरूरत न महसूस हो लिक्विड वेस्ट बाहर निकालने के लिए, और फिर अंतिम रूप से जाके यूरेथ्रा से यह लिक्विड वेस्ट बाहर निकल जाता है। तो हम एक और टॉपिक हमें अंतिम रूप से पढ़ना, बहुत छोटा टॉपिक है, प्लांट्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है। तो प्लांट में एक्सक्रीशन का यही सिंपल तरीका है कि प्लांट्स में जो है ना, प्लांट्स लीफ के द्वारा, जैसे यहाँ आपने देखा होगा कुछ पेड़ जिसको तोड़ने पे उजला उजला टाइप का मटेरियल निकलता है, दरअसल वो वेस्ट है। वो क्या है, वो एक वेस्ट है, प्लांट्स का वेस्ट है। तो इस प्रकार प्लांट जो है लीफ के द्वारा, बॉडी के द्वारा अपने वेस्ट निकाल देते हैं। तो इस प्रकार हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।